जी हां, विपक्ष वर्सेस सरकार, सदन में आर पार और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आइए आपको सीधे दिखाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और संसद के नए सत्र की शुरुआत से पहले बोले पीएम मोदी, कुछ लोग संसद को कंट्रोल करना चाहते हैं। समय आता है तो जनता सजा देती है। कुछ लोगों को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। मुट्ठी भर लोग संसद में हुड़दंग करते हैं। इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया और उन्होंने ये कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र शीत रहेगा। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में
हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और समय की मांग है हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत अहम है, और कुल मिलाकर मैसेज विपक्ष के लिए भी ये कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि ये सत्र पूरी तरह से फ्रूटफुल रहे और जनता से जुड़े मुद्दों को तवज्जो दी जाए, उन्हें उठाया जाए और समाधान खोजने की कोशिश हो। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया है। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन के खेमे से जो खबरें सामने आ रही हैं, अडानी मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए संसद के दोनों सदनों में जो विपक्षी दल हैं वो पूरी तरह से सहमत हो गए हैं, और इस मुद्दे को लेकर एनसीपी भी साथ आई है। ये फिलहाल सोर्सेस के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हमने आपको दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग संसद के अंदर हुड़दंग करते हैं और ऐसे लोगों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें जनता सबक सिखाती है। कुछ लोग संसद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। रितु चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल रितु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो वक्तव्य आया है उसमें विपक्ष के लिए मैसेज ये कि सरकार ये चाहती है कि इस बार का सत्र भी हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए, हंगामा ना हो, जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो रेस किए जाएं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश हो, स्वस्थ चर्चा की जानी चाहिए हर एक मुद्दे पर, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। क्या होगा ऐसा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण अभी मैंने सुना जी, और मुझे बहुत ये प्रतीत हुआ कि वो डिफेंसिव मोड में जो है वो भाषण दे रहे हैं। हालांकि वो डरे हुए हैं, उन्हें पता है कि संसद सत्र शुरू होगा और जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। जिन जनता के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो जनता के मुद्दे विपक्ष उठाएगा और उस पर प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। इससे डरते हुए उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया कि विपक्ष जो है संसद को चलने नहीं देता, या इस प्रकार का जो विपक्ष की उन्होंने भर्त्सना की। अडानी का मुद्दा एक हमारे देश का एक ऐसा व्यापारी है जो पॉलिटिकल मीटिंग्स अपने घर पर बुलाता है, जो बड़े बड़े राजनीति है, जो देश चला रही है सरकार, वो सरकार उसके घर पर बैठी हुई है। क्या सरकार इतनी कमजोर है कि एक जो है एक पूंजीपति के घर पर उसको बैठना पड़ रहा है?
उनसे सलाह लेनी पड़ रही है या उसके कहने पर सरकार चलाई जा रही है, उसके कहने पर देश चलाया जा रहा है। और जब विपक्ष तो अडानी से जुड़ा ये मुद्दा उठाने वाले हैं क्या आप लोग कांग्रेस में? कांग्रेस ये मुद्दा उठाने वाली है क्या? देखिए, कांग्रेस हर वो मुद्दा उठाने वाली है जो जनता से जुड़ा हुआ है। और अगर पूरे विश्व में इसकी भर्त्सना हो रही है कि अडानी को क्यों रिश्वत कांड में जो है वहां से समन जो है मिले हैं, क्यों उनकी पूरे विश्व में जो है हमारे भारत की बदनामी जो इस पूंजीपति ने कराई है रिश्वत मामले में, उसके मामले में जांच होनी चाहिए, ये विपक्ष उठाएगा। विपक्ष ये उठाएगा कि संभल में क्यों जो है मासूमों पर जो है गोलियां चलाई गई। क्या एक व्यक्ति अगर बैठकर आपके स्टूडियो में बैठकर ये कहेगा कि मुझे तो यहाँ से तरंगे आ रही हैं, मुझे तो यहाँ से जो वाइब्स आ रही हैं कि इसके नीचे तो फलाट मंदिर है और डिमाका मंदिर है, और आपका धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए, ये मुद्दा जो है ये निश्चित तौर पर ऑपोजिशन इसे उठाने जा रहा है। एक तो अडानी मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है और दूसरा संभल में जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां पर 4 लोगों की मौत हुई है, प्रशासन को कटघरे में, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। इन मुद्दों का जवाब क्या है और अडानी मुद्दे पर जांच के लिए जो डिमांड की जा रही है उसके लिए सरकार क्या तैयार है या सरकार का क्या पक्ष है इस पर? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार को जो पक्ष लेना है और विपक्ष लेना है, हाँ। उसके लिए तो संसद है। विपक्ष को मुद्दों से ज्यादा मोदी को घेरने में रुचि है। अगर आप मुद्दों से कम प्यार और मोदी से ज्यादा रार, ये टकरार इसी से शुरू होता है। गैर जिम्मेदाराना विपक्ष के कारण संसद की कार्रवाई निरंतर बाधित होती रहती है। बेहद आवश्यक विधायी कार्य संसद में बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। आप देखिए, जब हम विपक्ष में थे तभी हमने मर्यादा स्थापित की, आज हम पक्ष में हैं तभी मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। लोकतंत्र चुनावी उपक्रम भर नहीं है, आज उसकी मर्यादा खंडित हो रही है, वो तार तार हो रहा है। आप देखिए, गैर जिम्मेदारान विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए और किसी भी लोक लज्जा के लिए स्वस्थ नहीं है। सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था कि 3 डी यानी कि डिबेट, डिसेंट और डिसीजन में चुपचाप एक नया डी जुड़ गया है, जिसका मतलब है डिसरप्शन, बाधा उत्पन्न करना। ये विपक्ष जो है ये बाधा। लेकिन धनंजय जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रही हैं अडानी का मुद्दा उठाएंगे, तो अडानी के विषय को सदन में उठाया जा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री को घेरना कैसे हुआ? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अगर आप अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो आप आइए ना। आपने मणिपुर का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया, भाग चले। आपको सुनने का धैर्य नहीं रहा। आप सिर्फ अगर आप एक एक करके बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। हाँ। ये गलत बात है। आप अपने समय में बोलिए, आप खुल के आरोप लगाइए, जितने आरोप आप लगा सकती हैं लगाइए, लेकिन उसका जवाब सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है धनंजय जी, बात पूरी कीजिए। लोकतंत्र है, असहमतियों के साथ 55 उम्र में बचपन वाली बातें न करने वाले राहुल गांधी की बातें न करिए। आप 4 राज्यों में छोड़िए ना, जिस मुद्दे का जिक्र किया गया धनंजय जी जिस मुद्दे का जिक्र किया, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। अडानी के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है? मतलब ऑपोजिशन इसे एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाने जा रहा है संसद के दोनों सदनों में, यह क्लियर हो गया है। इसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा। आप आइए, सवाल करिए और उसका जवाब पाइए। लेकिन आप कह रहे कि हम सवाल करेंगे, आपके पास जवाब ही नहीं है। ये तो बच्चों वाली बात है। इससे बेतुकी बात कोई हो सकती है क्या कि आप कह रहे हैं कि हम सवाल तो करेंगे, आपके पास जवाब नहीं है, आप डरे हुए, आप घबराए हुए। ये तो बच्चे करते हैं। ये 55 की उम्र में बचपन की बातें नहीं की जा सकती है। हम देश, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए अडानी पर लगे सवाल का अडानी जवाब देंगे। लेकिन सरकार से संबंध रखने वाली जो बातें हैं, आप आरोप क्या लगा है कि पावर परचेज एग्रीमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। जिन 4 राज्यों में क्या आरोप लगी है, वहां केरल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। तमिलनाडु में किसकी सरकार? डीएमके की सरकार। आंध्र में किसकी सरकार? वहां वाईएसआर कांग्रेस की सरकार। उड़ीसा में किसकी सरकार? तब बीजेडी की सरकार थी। दूसरा 2009 में अडानी को जम्मू कश्मीर में तो एलजी रूल था ना तब। भाई साहब, 4 राज्यों की जिनकी बात आई है रिपोर्ट में, डॉक्यूमेंट में जम्मू कश्मीर भी है ना, उसकी भी जांच करा लीजिए, उसकी भी जांच हो जाए। ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अच्छा कर लीजिए जल्दी से, और भी मेहमान। 2009 में अगर अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में निवेश किया तब किसकी सरकार थी? 2010 में जब अडानी ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ किया तब किसकी सरकार थी? 2011 में क्वींसलैंड टर्मिनल का जब उद्घाटन किया हुआ तब किसकी सरकार थी? लेकिन रिश्वतखोरी के आरोप तो अब लगे हैं ना, रिश्वतखोरी के आरोप तो अब लगे हैं ना, अरेस्ट वारंट तो अब इशू हुआ है ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस मामले को जरा समझाइए।
देश की जनता भी इस मुद्दे को लेकर बहुत हद तक जो फैक्ट्स हैं वो क्लैरिटी से सामने नहीं आ पा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पहली बात तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी ये आरोप लगे हैं, कोई दोषी साबित नहीं हो गए हैं गौतम अडानी। लेकिन क्या जिस तरह से भारतीय इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स का हित इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या देश की सरकार के लिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए? क्या जरूरत है इस मामले की जांच की देश के अंदर भी? नहीं, बिल्कुल ये इससे बड़ी चिंता की बात नहीं हो सकती। ऊट पटांग आरोपों और विदेशी रिसर्च रिपोर्टों की वजह से कम 15 से 20 लाख करोड़ भारतीय निवेशकों के स्वाहा हो चुके हैं। देश को बर्बाद करने वाली शक्तियां उनके साथ अगर भारत के राजनीतिक दल जुड़े हुए दिख रहे हैं तो इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। गौतम अडानी के ऊपर किसी तरह की जांच करनी है, पहले भी जांच हुई है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया है, फिर जरूरत हो फिर जांच कीजिए, जेपीसी करना हो जो करना हो करिए। लेकिन यह तमाशा बनाना कि देश के इन्वेस्टर्स का आप कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं, जो सामान्य निवेशक उसको बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया के टॉप 5 जो इंडेक्स के लिहाज से रिटर्न देने वाला अगर कोई बाजार है तो भारतीय शेयर बाजार। अब 2-3 बातें जरूरी। 2006-7-8 में दुनिया के हर देश में भारत की टाटा कंपनी, कोरस से लेकर जगुआर लैंड रोवर से लेकर टेटली से लेकर पता नहीं क्या क्या भारतीय कंपनियां खरीद रही थी। कभी विपक्ष ने नहीं कहा कि भारत की सरकार ये ठेका दिलाती है, ठेका दिलाने का काम करती है। ऐसा शर्मनाक व्यवहार कभी भारतीय विपक्ष। अच्छा हर्षवर्धन जी, अब उससे आगे आ जाते हैं। अभी 2 लोग, शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बता दें कि भाई उसमें क्या क्या हुआ था, गौतम अडानी कैसे सरकारें गिराते हैं बनाते हैं, ये शरद पवार को बता देना चाहिए। दूसरा, जिन 4 राज्यों में इनकी सरकार थी वो बता दें। चलो ठीक है, भाजपा वाले तो सब अडानी के साथ मिलकर सुबह शाम का नाश्ता और सब वही कर रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के लोग बताएं। अब उससे आगे राजस्थान में अशोक गहलोत इन्वेस्टर समिट करते हैं और उसका दीप प्रज्वलन कौन करता है जानते हैं? श्रीमान गौतम अडानी जी, परम आदरणीय अशोक गहलोत के गौतम अडानी जी। रेवंत रेड्डी सरकार बनते ही दावोस जाते, किसके साथ फोटो आती? गौतम अडानी। जी, आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अडानी 15,000 करोड़ का निवेश करते हैं। आप ये कह रहे हैं अगर अडानी सबके हैं तो फिर सिर्फ अडानी ही क्यों, अडानी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है और उस बहाने सरकार को क्यों घेरा जा रहा है? देश में ऐसा तो है नहीं कि अडानी इकलौते उद्योगपति हैं, ऐसा है नहीं कि अकेले उनकी कंपनी ने ग्रो किया है पिछले 1.5 या 2 दशक में, ऐसा तो है नहीं कि विदेशों में सिर्फ उन्हीं का निवेश हो रहा है। अडानी ही टारगेट पर क्यों? एक लाइन सिर्फ समझिए ना, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल गौतम अडानी को आप क्लीन चिट मत दीजिए। उद्योगपति हैं भाई, इस देश के नियम कायदे जो दायरे हैं उसमें उनको काम करना पड़ेगा। अंबानी हो या अडानी हो, कोई भी उद्योगपति बड़ा होता है तो किसी सरकार की नीतियों के पक्ष विपक्ष में ही होने से होता है। और भारत की कंपनियां बड़ी हो रही तभी तो देश विदेश में जाकर ले आ पा रही। हम इसको पहले कहते थे मनमोहन सिंह के समय में, और मुझे याद है हम लोग टीवी पर बहस कर, हमारी कंपनियां बड़ी हो रही, वेदांता बड़ी हो रही, अंबानी बड़ा हो रहा। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमने अडानी को इस तरह से कल्प्रिट बना दिया जैसे वो कोई चोरी का धंधा करता हो, कोई गलत काम कर रहा हो। और अगर वो कर रहा है तो राहुल गांधी अपनी सरकारों से कहे, रेवंत रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 100 करोड़ तो अभी दिया है। और रेवंत रेड्डी को यह तय भी नहीं करना है। अब अमेरिकी कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है क्योंकि अमेरिकी पार्टनर के साथ मिलकर गौतम अडानी वहां पर व्यवसाय कर रहे थे। अमेरिकन इन्वेस्टर्स का हित इससे जुड़ा हुआ है। राजेश जोशी जी, मुझे यह बताइए कि इस पूरे मुद्दे को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि आप भी उसी नजर से देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस मामले में ऐसी गुंजाइश है कि इस मैटर को पर चर्चा होनी चाहिए संसद के भीतर और सरकार को जवाब देना चाहिए? देखिए, इस मुद्दे को हर्षवर्धन त्रिपाठी वर्सेस राजेश जोशी ना बनाएं, क्योंकि उनका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। मैं विपक्ष, मैं आपका नजरिया जानना चाह रहा हूं। मैं संसद में जो आज संसद का सत्र है उस पर मैं 1-2 मिनट बात करना चाहता हूं। विपक्ष के पास इस बार इतना बारूद है कि वो चाहें तो सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। अडानी का बचाव बीजेपी सीधे सीधे कर रही है, बीजेपी के समर्थक सीधे सीधे कर रहे हैं। और जो कार्यवाही छोटी सी गलती में, यानी पत्रकारों के खिलाफ इनकम टैक्स के रेड्स होती थी, न्यूज क्लिक के खिलाफ, वायर के खिलाफ, सीधे सीधे इनकम टैक्स वाले 24-24 घंटे उनके यहाँ करते थे, लेकिन अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, अडानी के खिलाफ सवाल उठाने वाले को भी एक तरह से यह माना जाता है कि राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है। एक बात ये जनता को समझनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की मैं अब इस पर बात नहीं करूंगा। विपक्ष के पास जो बारूद है उसको मालूम नहीं है कि इसका इस्तेमाल क्या किया जाए। बारूद का इस्तेमाल तोप के गोलों में होता है, बंदूक में होता है, लेकिन ये विपक्ष जो है ये इसको अबीर और गुलाल की तरह हवा में उड़ाने वाला है।
इस बात का ध्यान रखिए। संसद के अंदर वो आवाज उठाएंगे जिस पर हमलावर नरेंद्र मोदी पहले ही हो चुके हैं कि मुट्ठी भर लोग कंट्रोल करना चाहते हैं संसद को। ये होगा, डिस्ट्रप्शन होगा, लेकिन संसद की लड़ाई को जब तक विपक्ष सड़क पर नहीं लाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे राफेल डील में हुआ था, मैं उस दौर का पत्रकार हूं जब बोफोर्स कांड था, और यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यही आरएसएस, यही भारतीय जनता पार्टी, यही जनता दल के लोग और यही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, इन सब ने मिलकर गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, तमाम तहसीलों में, तमाम पटवार घरों तक इस आवाज को ले गए थे। आज सिर्फ कांग्रेस के पास ही नहीं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब अपने मस्ती में घूम रहे हैं। इतने बारूद इनके पास खुद नहीं। राजेश जी, एक कोशिश तो राहुल गांधी की तरफ से हो चुकी है इस तरह की। 1 मिनट कह के बात खत्म करता। जी। नांदेड़ में जो उपचुनाव हुआ है लोकसभा का, उस उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है, लेकिन उस नांदेड़ की लोकसभा सीट की जो 6 विधानसभा हैं उसमें सबकी सब शिवसेना ले जाती है। इस पर कितनी बड़ी बात हो सकती है? नहीं हो रही। ठीक है। और देखिए, इस बीच एक और खबर हम आपको दे रहे हैं जो कि संभल हिंसा से जुड़ी हुई है। संसद तक पहुंची संभल हिंसा की गूंज। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का आरोप है संभल साजिश के तहत हिंसा, संभल में पुलिस प्रशासन की साजिश, गोली चलाने वाले पुलिस वालों पर रिएक्शन हो। बर्क ने कहा संसद में मुद्दा उठाऊंगा। तो देखिए, ये पूरे संकेत आ चुके हैं कि संसद में अब संभल की आवाज उठेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि वहाँ पर जो है सो कानून के अनुसार से काम हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद ही काम हुआ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विदिन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विदिन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विदिन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर, जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग गड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मौत की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से, साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। अभी आप समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को ही सुन रहे थे और अब ताजा खबर यह आ रही है कि संभल के सांसद के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ही एफआईआर हो गई है। बर्क पर दंगा भड़काने और भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। जियाउर रहमान बर्क कह रहे थे कि संभल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और पुलिस और प्रशासन पर साजिश का आरोप वो लगा रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन अब ताजा खबर यह आ रही है कि जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या आरोप लगाया गया है जियाउर रहमान बर्क पर, संभल के सांसद पर, जरा तफसील में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए संभल पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और तफ्तीश के दौरान कुछ वीडियोज हैं और इसके अलावा कुछ साक्ष्य हैं जो कि संभल कोतवाली के हाथ में लगे हैं और उसके बाद फिर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और जो कि भीड़ को उकसाने, इसके अलावा साजिश तैयार करने इस दंगे की और साथ ही पथराव को लेकर, तो इन 3 धाराओं के तहत, इन 3 आरोपों के तहत जो जियाउर रहमान वर्क है जो कि सांसद है संभल से, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं उनके जो बेटे हैं उसके खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो एक नई एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें अब इन दोनों का नाम इस पूरे दंगे की साजिश में सामने आया है और उसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। जी ठीक है। संभल कोतवाली में दंगा भड़काने को लेकर देखिए अब एक एफआईआर दर्ज की गई है और संभल के सांसद
जियाउर रहमान बर्ग पर दंगा भड़काने और भीड़ जुटाने का संगीन इल्जाम लगाए। उनके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। शुक्रिया जितेंद्र। और संभल हिंसा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, प्रशासन ने जल्दबाजी में एक्शन लिया, असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ा। ये देखिए बड़ा बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से। तो संभल को लेकर अब तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी का बयान, यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, प्रशासन ने जल्दबाजी में एक्शन लिया। और देखिए संभल में हुई हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, संभल पर सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, सर्वे में प्रशासन ने हड़बड़ी की। ये कहा है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने। सरकार ने संभल का माहौल खराब किया, ये आरोप लगाया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त सैयद जवाद भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सैयद जवाद, अब इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि जब कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए, कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सर्वे करवा रहा था, तो इसमें वो कौन लोग हैं जिन्हें दिक्कत हो गई? वो कौन लोग हैं जिन्होंने नौजवानों को उकसाकर उनके हाथों में पत्थर थमा दिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर भाई। देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले बहराइच के अंदर भी इसी तरीके का नंगा नाच सरकार के सामने होता रहा और कौन लोग शामिल थे उसकी तो बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। और यही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दूसरी हिंसा संभल के अंदर जानबूझ करके हुई है और शासन और प्रशासन की देखरेख में हुई दंगा जानबूझ करके भड़काया गया है। और लगातार कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से ढिलाई सरकार बरत रही है, उससे आप समझ लीजिए कि अधिकारियों को किस तरीके की छूट दे रखी है कि अधिकारी जाएंगे, एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा सर्वे हुआ, आप जल्दबाजी के अंदर सर्वे कराने आए, प्रोवोकेटिव नारे वहां पर लगाए गए सर्वे की टीम से साथ मिलकर के पुलिस प्रशासन की देखरेख में। और हर जगह ये अब नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है कि हर मस्जिद के अंदर जो है आप मंदिर तलाशे घूमेंगे। ये हम दो, हमारे दो और हमारे और दो की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, 5 लोगों को निशाने पे इन्होंने ले रखा है। नंबर 1 पे मुसलमान, नंबर 2 पे दलित, नंबर 3 पे महिला, नंबर 4 पे किसान और नंबर 5 पे देश का युवा। जिस तरीके से टारगेट करा जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है इस बार सरकार के पास। बहराइच हिंसा के ऊपर सवाल पूछना चाहिए और अभी जो संभल के अंदर हिंसा हुई है पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाना चाहिए। बहराइच के ऊपर तो ये नंगे हो गए और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक है तो सेफ है, पूरा मणिपुर जल रहा है और पूरा मणिपुर का जो एक है सेफ का नारा जो है अब जिस तरीके से मणिपुर में है, अभी पूरे भारत के अंदर जो है मणिपुर बनाने की साजिश करी जा रही है। हम दो हमारे सैयद जवाद, संभल को लेकर आप जो आरोप लगा रहे हैं साजिश का कि भाई पुलिस और प्रशासन ने साजिश रची और इस वजह से ये हिंसा हुई, जो तस्वीरें हैं उसमें पत्थरबाज पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए तो साफ नजर आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ने कहा था कि आओ पत्थर बरसाओ, अंदर सर्वे चल रहा है। सुनिए, 2 चीजें हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, बहराइच हिंसा से आपने सबक लिया या नहीं लिया? मैं संभल की बात कर रहा हूं। सेम बहराइच हिंसा का सेम रिप्लिका आप देख रहे हैं संभल। आप सुबह सुबह सर्वे करने पहुंचते हैं, आप एक बार सर्वे कर लेते हैं, दोबारा क्या करने जाते हैं? अरे भाई 2 बार में सर्वे पूरा हुआ ना, दूसरे दिन सर्वे पूरा हुआ और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की मौजूदगी में टीम ने यह सर्वे किया। सुनिए, 2 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और ये जो कार्रवाई हो रही है ये भी असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे रही है, उसको निचली कोर्ट सैयद जवाद साहब, पत्थरबाजी की इजाजत कानून कहां देता है? बिल्कुल नहीं है। पुलिस पर हमला करने के लिए, गोली चलाने के लिए कहां देता है कानूनी इजाजत? पुलिस कौन सी कानून के किताब में यह लिखा था कि अगर कोई सर्वे करने गया कोर्ट के आदेश से तो भीड़ आ जाए और पत्थरबाजी शुरू कर दे, सुनिए अधिकारियों पर हमला कर दे? कानून की किताब जो है ये अधिकारी नहीं पढ़ रहे हैं, जो गुलाम बने हुए हैं सरकार के, सीटी बजा रहे हैं और पत्थरबाज पढ़ के गए थे। के लिए रखी है, संविधान की लिखी हुई है। सैयद जवाद साहब, पत्थरबाज कानून पढ़ के गए थे, आप ये कह रहे हैं, और अधिकारी नहीं पढ़ के गए थे। पत्थरबाजी पे उकसाया किसने?
अच्छा, मैं पत्थरबाजी के खिलाफ हूं, लेकिन सरकार ही उकसा रही है। ठीक है धनंजय गिरी साहब, देखिए बहुत डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि सरकार लोगों को प्रोवोक कर रही है, और ये सिर्फ कह रहे हैं कि संभल ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। क्या जवाब देंगे आप? और दूसरा ये कि क्या वाकई में, सुन लीजिए, अब जवाब ले लीजिए ना, बीजेपी के ही प्रवक्ता से प्रश्न हो रहा है, आप ही का प्रश्न उठा रहा हूं। और दूसरा ये कि भाई क्या वाकई में पुलिस प्रशासन की कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी क्या? देखिए, हम 5, हमारे 75 और सबके हाथ में 2-2 पत्थर, ये लोकतंत्र को लहूलुहान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून और संविधान के बाहर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। और दलित कब से दिल में आ गए? एएमयू में आरक्षण खत्म किया दलितों का, तो दलितों का ख्याल नहीं आया। जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म किया दलितों का, तो दलितों का ख्याल नहीं आया। जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब के दिए गए संविधान से भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला था। एक मिनट मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। जवाब साहब, धनंजय जी प्लीज मुद्दे पर रहिए। एक मिनट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोला। मुझे भर्ती घोटाले के अंदर आरक्षण खाने वाले हैं तो हमारे तो जो तब से गा रहे थे मुझे बोला, मुझे भी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर खाने वाले। नहीं, एक मिनट धनंजय गिरी जी मुद्दे पर रहिए। और ये हम 5 हमारे 75, इस तरह के बयानों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब आप नेता हैं, वो भी रूलिंग पार्टी के, कुछ तो जिम्मेदारी भरा बयान देना। संभल के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, प्रशासन को लेकर सवाल हुए हैं, उस पर जवाब दीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पे जब दिखाया जा रहा है, और ये मक्कारी नहीं होने दी जाएगी, ये जहालत को जो आप दलितों के साथ कर रहे हैं, इस देश का दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित। अरे भाई, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहा था? 4 लोगों की मौत कैसे हो जाती है? इतनी जबरदस्त पत्थरबाजी कैसे हो जाती है? ये किसकी नाकामी है? किसकी वहां सरकार है? हिंसा की साजिश किसने करी? हिंसा की साजिश किसने? एक मिनट जवाब साहब, एक मिनट धनंजय जी, कोर्ट के ऑर्डर का पालन कराना ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम था ना? उसके बाद ये स्थिति क्यों पैदा हुई? एलआईयू कहां थी? कोई इनपुट नहीं था आपके पास, पत्थरबाजी हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई फायरिंग में। सुन लीजिए, मैं जानता हूं, सुन लीजिए बात को। पहले तो मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने आरोप लगा दिया है तो उसका जवाब सुनिए। दूसरी बात, आपसे बात संभल की हो रही है, आप देश के दलितों की चिंता कर रहे हैं। ये मक्कारी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मक्कारी इस मुल्क में नहीं चलने दी जाएगी। इस देश का दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित जान गया है। अच्छा ठीक है धनंजय जी, अब सुनिए वापस धनंजय जी विषय पे आते हैं। देखिए सरकार आपकी है, देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, सवाल निश्चित तौर पे आपसे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप उत्तर देंगे। ठीक है, आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन आप पे जवाबदेही ज्यादा है। तो जो हुआ है उसमें प्रशासन, पुलिस कहीं फेल हुआ है क्या? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी क्या? इसका जवाब हम किससे मांगे? आपसे नहीं मांगे तो? भाई साहब, मैं आपका जवाब देने के लिए सज्ज हूं, और मैंने उनके आरोपों को कितना ध्यान से सुना ये भी आपने देखा है। इस बात की तस्दीक आप खुद करेंगे कि मैंने उनके जवाबों को कितना धैर्य से सुना। लेकिन उनके जवाब के पीछे जो मक्कारी की कुछ लाइनें थी, उसको एक्सपोज करना मेरे लिए निहायत जरूरी है, और इस राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र और इस राष्ट्र के लिए जरूरी है। लेकिन धनंजय जी, आपको भी बयानों में वो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए ना। ये हम 5 हमारे 75 इस तरह के बयान देकर आखिर क्यों भड़काने की कोशिश की जाती है, जबकि बात हो रही है कि भाई सब लोग शांति बनाए रखें, शांति बनी रहे इलाके में। आप लोग ऐसी बातें करते हैं। एक मिनट, आप ये समझिए कि जांच की आंच से सांच सामने आ जाए, इसकी परेशानी किसको हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? टीम तो गई थी जांच करने, जांच करके सर्वे रिपोर्ट अपना सबमिट करती, इसमें दिक्कत क्या थी? हाथों में पत्थर लेकर के पुलिस पर, आप प्रशासन पर चढ़ जाएंगे, आप लोकतंत्र को लहूलुहान करेंगे, इसकी इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी और देनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, शिवांग हमारे सहयोगी संबल में ही मौजूद है। शिवांग, हम देख रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो गई है और सदन में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी है। वहां पर जांच किस दिशा में पुलिस की आगे बढ़ी है? क्योंकि अब तो संबल के ही सांसद ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। देखिए, कल की घटना के बाद जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि पुलिस प्रशासन ने जो है वो जाति की है और 4 लड़कों की जो है वो मौत हो गई है। वहीं जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके ऊपर जो खास तौर पे ये आरोप लग रहा है कि ये जो पत्थरबाजी की गई उसी वजह से पुलिस को जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और जो है लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ को वहाँ से हटाया जा सके। जिस वक्त सर्वे की टीम मस्जिद के कंपाउंड में मौजूद थी उस वक्त ये पत्थरबाजी की गई। और ये कौन लोग थे, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ के लोकल लोग
लोग नहीं हैं, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर उनके घर हैं। उनको आखिरकार किसने बुलाया, वो वहां कैसे पहुंचे, क्या कोई पैसे देके भीड़ बुलाई गई, ये तमाम सवाल हैं जिसकी दिशा में पुलिस अब जांच कर रही है। रात तक पुलिस ने करीब 15 से 20 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। जांच लगातार जारी है और आपको बता दें, ना केवल पुलिसकर्मी बल्कि इसके अंदर कई सारे दूसरे लोग भी जो हैं पूरे वाकये में घायल हुए। इस वक्त हम यहाँ कैला देवी मंदिर में हैं और जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं महंत ऋषिराज जी, उनके साथ हैं। महंत जी, एक नक्शा आपके पास है जो आप बार बार दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि ये नक्शा क्या कहता है और ये नक्शा कब का है। ये नक्शा विक्रम संवत 1987 का है और ये नक्शा कहता है कि जामा मस्जिद नहीं है, ये हरिहर मंदिर है। ठीक है, ठीक है शिवांग, बाकी चीजें क्या हैं इसके बारे में थोड़ा कम है हमारे पास। रितु चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। रितु जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी संभल को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर इस तरह से जगह जगह माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए? आप लोग कह रहे हैं संसद में भी उठाएंगे इस मुद्दे को। जब सरकार में दुर्योधन बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो दुशासन बनी हुई है, तो लोकतंत्र का चीरहरण करने से कौन रोक सकता है? लोकतंत्र का बाकायदा चीरहरण किया जा रहा है। गरीबों को, मजलूमों को बहुत बुरी तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। आप क्या भाजपा जो है मोहन भागवत जी को भी ऊपर से जो है टपकी कि उन्होंने जो बयान दिया था कि आप कब कब किस किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते फिरेंगे। अब इस चीज को, इस सिलसिले को खत्म कर देना चाहिए। हमारा मुद्दा केवल अयोध्या तक था और उसमें हमने जो है जीत हासिल कर ली, हमने अयोध्या मंदिर बनवा दिया। अब कहाँ हर मस्जिद के नीचे के मंदिर ढूंढते फिरेंगे? जब मोहन भागवत ने ये कहा कि अब इस चीज पर रोक लग जानी चाहिए, उसके बाद भाजपा जो है बार बार इस मुद्दे को क्यों भड़काती है? ये केवल और केवल वोट का पोलराइजेशन करने का काम है, क्योंकि इनको पता है कि विकास के मुद्दों पर ये ठीक है। यानी आपकी पार्टी का भी मत है कि जगह जगह इस तरह से मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की कवायद जो है ये बंद होनी चाहिए। मोहन भागवत का पुराना आप बयान याद दिला रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अब आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरह से ऑपोजिशन संभल को लेकर भी हमलावर नजर आ रहा है, ये हमने आपको दिखा दिया। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे